नमस्कार। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में 6 मेल ऑथर्स हैं और 3 फीमेल ऑथर्स हैं। तो जो 6 मेल ऑथर्स हैं आपके, उनमें से 5 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और 6th ऑथर हैं मुल्क राज आनंद। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव व ट्रूमवायरेट्स। तो ये जो 3 ऑथर्स हैं, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, ये एक तिकड़ी है तीनों की। हु शोड, यहाँ पर शोड होना चाहिए, SHOWED, जिन्होंने दिखाया ह्यूमन कंसर्न यानी मानवता की चिंता फॉर द अंडरडॉग। अंडरडॉग होते हैं दबे कुचले लोग, दबे कुचले लोगों के लिए, फैमिली रिलेशंस, पारिवारिक संबंधों के लिए, एंड सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंधों के लिए, एंड मिथिकल इमेजिनेशन। मिथिकल होती है पौराणिक, इमेजिनेशन कल्पना, ऑफ इंडियन एंटिक्विटी, भारतीय प्राचीनता की, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। ये जो वर्ड रेस्पेक्टिवली है पिछली वीडियो में भी आया था और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है क्रमशः। यहाँ पर 3 ऑथर्स के नाम दिए हैं, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दी हुई हैं। कंसर्न फॉर द अंडरडॉग, तो ये दिखाया मुल्क राज आनंद ने, यानी दबे कुचले लोगों के प्रति चिंता मुल्क राज आनंद ने दिखाई। फैमिली रिलेशंस एंड सोशल रिलेशंस, ये किसने दिखाए? आर के नारायण ने दिखाए। एंड मिथिकल इमेजिनेशन ऑफ इंडियन एंटिक्विटी, और पौराणिक कल्पना और भारतीय प्राचीनता की, ये किसने दिखाई? राजा राव ने। राजा राव को भी आप आगे पढ़ेंगे। मुल्क राज आनंद का भी नॉवल अनटचेबल आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, BA में ही आप पढ़ेंगे, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं, आगे चलकर पढ़ेंगे। मुल्क राज आनंद वॉज बॉर्न, मुल्क राज आनंद पैदा हुए थे इन 1905, 1905 में, इन पेशावर में, नाव इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, 1905, और उनकी डेट ऑफ डेथ अभी नीचे आएगी 2004, वो भी याद रखनी है। हिज फादर लाल चंद आनंद, उनके पिताजी लाल चंद आनंद वर्कड, काम करते थे, एज अ ट्रेडिशनल कॉपर स्मिथ, ट्रेडिशनल पारंपरिक, कॉपर स्मिथ, कॉपर तांबा होता है, स्मिथ उसके काम करने वाला, जैसे गोल्ड स्मिथ होता है तो सुनार बोलते हैं, आयरन स्मिथ होता है तो लोहार बोलते हैं। तो जो जिस धातु का काम करता है तो उसको स्मिथ बोलते हैं, उसी धातु का। तो ये तांबे का काम करते थे। लेटर ऑन ज्वाइंड, बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को, भारतीय सेना में शामिल हो गए। अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी जो उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेजी शासन में भारतीय सेना में शामिल हो गए एज अ क्लर्क, एक बाबू के रूप में। हिज मदर, उनकी माँ, ईश्वर कौर, वॉज वेरी सिंपल लेडी, बहुत साधारण महिला थी। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन, उन्होंने अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्राप्त की, एट लाहौर, लाहौर में, लंदन, लंदन में, कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड में, एंड टुक डॉक्टरेट इन फिलोसफी, और उन्होंने डॉक्टरेट यानी कि PhD की फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में, एंड वर्कड एज अ प्रोफेसर, और एक प्रोफेसर के रूप में काम किया। एंड इन द एंड, और अंत में, एज अ जोन डायरेक्टर, एक जोन डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया। इन 1932, 1932 में ही केम बैक टू इंडिया, वो भारत वापस आए, एंड स्टेड एट साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम में रहे, अंडर गांधी जीज, यानी गांधी जी के अंडर रहे वो, एंड रोट, और उन्होंने लिखा अनटचेबल, ये नॉवल है और ये आपके सिलेबस में भी आएगा आगे, बहुत फेमस नॉवल है। तो अनटचेबल, अछूत पहले माना जाता था, अब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी छुआछूत और ये जो कास्ट सिस्टम है उसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के साथ भेदभाव करना, ये अपराध है, व्यक्ति जेल भी जा सकता है।
जा क्या सकता है, जाता है अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर करता है तो ये उनका बहुत फेमस नावल है। रिटर्न बैक टू इंग्लैंड, वो उसके बाद वो इंग्लैंड वापस लौट गए। एंड रोट, और उन्होंने लिखा कुली, ये भी उनका बहुत फेमस नावल है कुली, इन 1935 1935 में। ही ऑल्सो फाउंडेड प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और उन्होंने स्थापना की प्रगतिवादी लेखक संघ की। फॉर इंडियन राइटर्स, भारतीय लेखकों के लिए। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना मुल्कराज आनंद ने की, ये आपको याद रखना है। ही वर्कड एज द चेयरमैन ऑफ ललित कला एकेडमी, और उन्होंने भारतीय ललित कला अकादमी के चेयरमैन रहे, वो चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। ही वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति थे, ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज़, प्रगतिवादी विचारों के। ही क्रिटिसाइजेज, वो आलोचना करते हैं, द सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ेपन की, एंड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, और धार्मिक कंजर्वेटिज्म होती है रूढ़िवादिता, हिंदी में उसको रूढ़िवादिता बोलते हैं, तो धार्मिक रूढ़िवादिता को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ही टोटली अपोज्ड कैपिटलिज्म, उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, गरीबों के शोषण का। एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, और वर्ग के आधार पर भेदभाव का। इन 1968 1968 में ही वॉज गिवन, उनको दिया गया पद्म भूषण। ये एक अवार्ड है, भारत सरकार देती है पद्म भूषण। एंड और इन 1971 और 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको दिया गया फॉर मॉर्निंग फेस। इस उपन्यास को आपको याद रखना है, मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। ही ऑल्सो रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया इंटरनेशनल पीस प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार फॉर वर्ल्ड पीस, संसार की शांति के लिए, इन 1952 1952 में। ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई इन 2004 में, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, एट द एज ऑफ 98, 98 साल की उम्र में। ये देखिए, ये मुल्कराज आनंद की फ़ोटो है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी पिछले वाले वीडियो में। ये फ़ोटो है R.K. नारायण की, और इनके बारे में याद रखिएगा कि मालगुडी जो जगह है वो इनसे रिलेटेड है, यानी R.K. नारायण और मालगुडी का बहुत गहरा संबंध है। इनके जो वर्क्स हैं उसमें एक जगह का नाम बार बार आता है, उस जगह का नाम मालगुडी है। पता नहीं, मैं शायद पिछले वीडियो में आप जिक्र किया नहीं था। हालांकि मालगुडी डेज़ नाम से उनकी बुक ही है, और एक सीरियल भी आता था मालगुडी डेज़। तो R.K. नारायण का संबंध मालगुडी से है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम वर्क्स देख लेते हैं मुल्कराज आनंद के। तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि मैम मुल्कराज आनंद का पे बता रही थी, पढ़ा रही थी, और उसमें बीच में मैम ने मालगुडी बताया था, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत कर जाइएगा। मालगुडी का संबंध R.K. नारायण से है, मुल्कराज आनंद से नहीं है। तो बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा उसको, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है एग्ज़ाम में। ये देखिए इनके वर्क्स हैं। अनटचेबल 1935 में पब्लिश हुआ, कुली 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, द सोर्ड एंड द सकल 1942, द बिग हार्ट 1945, सेवन समर्स 1951, द ओल्ड वुमन एंड द काउ 1960। तो ये इनके नावल्स हैं। और फिर ये देखिए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़। द लॉस्ट चाइल्ड मुझे लगता है आपने पढ़ी भी होगी, यूपी बोर्ड में तो प्रेस्क्राइब्ड है लॉस्ट चाइल्ड। वो बच्चा जब मेले में खो जाता है, जब तक नहीं खोता तब तक अपने मम्मी पापा से सारी चीज़ें मांगता है, मुझे ये खाने को चाहिए, वो खाने को चाहिए, और गुब्बारा चाहिए, खिलौने चाहिए। लेकिन जब वो खो जाता है तो उसे हर आदमी गुब्बारे देता है, खिलौने देता है, मिठाइयाँ देता है, तो वो कोई चीज़ नहीं लेता। वो कहता है सिर्फ मुझे अपने
माँ चाहिए पापा चाहिए, माँ चाहिए पापा चाहिए। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड थी, ये आपने पढ़ी होगी। द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़, तो ये इनका कलेक्शन था, 1934 में पब्लिश हुआ। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है, एंड अदर स्टोरीज़, ये कलेक्शन पब्लिश हुआ 1944 में। द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज़, ये 1947 में पब्लिश हुआ। रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज़, ये 1953 में पब्लिश हुआ। लाजवंती एंड अदर स्टोरीज़, ये 1966 में पब्लिश हुआ। बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, 1973। इंडियन फेयरी टेल्स, 1946। मोर इंडियन फेयरी टेल्स, ये 1961। तो सारे वर्क्स की डेट्स याद रखना तो आपके लिए मुश्किल होगा, कम से कम वर्क्स के नाम आप याद रखिए कि ये सब कुछ इन्होंने लिखा है। अब थोड़ा सा इन वर्क्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अनटचेबल के बारे में तो आप जान ही लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके सिलेबस में भी आएगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। अनटचेबल इज़ अ स्टोरी ऑफ स्वीपर बॉय बाखा, तो ये एक सफाई कर्मी है, स्वीपर है लड़का, बाखा उसकी कहानी है। हु क्लीन्स, जो कि साफ़ करता है, द डर्ट, गंदगी, ऑफ अदर्स, दूसरों की, एंड लिव्स, और रहता है, इन डर्टी, गंदी, एंड अनहाइजीनिक, और अस्वास्थ्यकर कंडीशंस, परिस्थितियों में। तो बहुत गंदी और बहुत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में वो रहता है। बाखा इज़ अ हेल्दी बॉय, बाखा एक तंदुरुस्त लड़का है। ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल का। हिज फादर लाखा, उसके जो पिताजी हैं लाखा, इज़ द हेड ऑफ स्वीपर्स, वो सफाई कर्मियों के मुखिया हैं। राखा एंड सोहिनी, राखा और सोहिनी आर हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन हैं। ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत प्रभावित है, बाय इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों से। ही वियर्स, वो पहनता है, अ पेयर ऑफ ब्रीचेस, एक जोड़ी, मतलब जो नेकर जैसे अंग्रेज़ पहनते हैं ना ब्रीचेस, तो वो उसी तरीके से नेकर पहनता है। एंड शूज़, और जूते, गिवन बाय एन इंग्लिशमैन, जो उसको दिए हैं एक अंग्रेज़ ने। एंड स्मोक्स, और स्मोक करता है यानी पीता है, द बड्स ऑफ सिगरेट्स, सिगरेटों के बड्स यानी ठुड्डे, जो पी के फेंक देते हैं ना लोग, तो वो उनको उठा के खुद जला के फिर पीता है। थ्रोन बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा फेंक दिए जाते हैं। ही इज़ इंसल्टेड, उसका अपमान किया जाता है, बाय अपर कास्ट पीपल, उच्च जाति के लोगों के द्वारा। द अनटचेबल्स, जो अछूत लोग हैं, आर नॉट अलाउड, उनको अनुमति नहीं दी जाती, टू टेक वाटर, पानी लेने की, फ्रॉम द वेल, कुएँ से। तो गांव का जो कुआं होता है जिस पे से सभी जातियां पानी भरती हैं, तो उस पे से जो दलित लोग हैं उनको पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आज तो ये संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, और घर घर नल हैं, हैंडपंप हैं, और पानी की सप्लाई होती है। तो ये उस समय की बात है जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस समय ऐसा पक्षपात होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था जाति के आधार पर, कि वो गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। किसी को दया आई तो उनको पानी दे दिया, नहीं तो नहीं दिया, बैठे रहते थे वो इंतज़ार में। पंडित कालीनाथ, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, तो ये एक पंडित जी हैं, पंडित कालीनाथ, वो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं मंदिर के। फिल्स सोहिनीज पिक्चर, वो सोहिनी का घड़ा भर देते हैं। एंड मोलेस हर लेटर ऑन, और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। सोहिनी उसकी बहन है बाखा की, तो वो पानी लेने के लिए बैठी हुई है, कोई पानी नहीं दे रहा उसको, तो पंडित कालीनाथ उसके घड़े में पानी डाल देते हैं और बाद में उसको छेड़ते हैं। व्हेन बाखा रीचेस इन टाइम, जब बाखा समय पर, ठीक समय पर पहुंच जाता है, द प्रीस्ट रिटेलिएट्स, तो जो पुजारी है वो उससे बदला लेता है। तो पुजारी उसको छेड़ नहीं पाता, उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाता, तो उससे बदला लेता है। कैसे? चिल्ला कर, वो पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड, यानी सब गंदा कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, ऐसे करके वो चिल्लाता है। ही फील्स फ्राइटेंड, तो वो डर जाता है, बाखा डर जाता है। हवलदार चरण सिंह,
अ डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट वर्कर। तो ये हवलदार चरण सिंह एक कैरेक्टर है, वो एक डिलीजेंट मतलब कि मेहनती, एंड ऑनेस्ट ईमानदार, वर्कर काम करने वाला। गिव्स हिम उसको देता है, यानी बाघा को देता है, अ हॉकी स्टिक एक हॉकी की छड़ी, हॉकी स्टिक, बिकॉज क्योंकि बाघा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बाघा एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ऑफ हॉकी, हॉकी का। इन द मैच, मैच में बाघा स्कोर्स अ गोल, बाघा एक गोल कर देता है, बट द गोल कीपर ऑफ द पंजाबी टीम, लेकिन जो गोल कीपर है पंजाबी टीम का, हिट्स बाघा, वो बाघा को मारता है, विद अ स्टिक, एक स्टिक से, ऑन हिज लेग्स, उसकी टांगों पर। द मैच वॉज कन्वर्टेड, तो मैच कन्वर्ट हो जाता है यानी बदल जाता है, इनटू अ ब्रॉल यानी झगड़े में। कर्नल हचिंसन, द चीफ ऑफ द साल्वेशन आर्मी, जो चीफ हैं, मुखिया हैं साल्वेशन आर्मी के, कर्नल हचिंसन, लिव्ड नियर द कॉलोनी ऑफ आउटकास्ट, तो वो रहते हैं कॉलोनी के पास जो कि आउटकास्ट की, इन अछूत लोगों की जो कॉलोनी है वहाँ पर रहते हैं। ही वॉज अ मिशनरी, वो एक मिशनरी हैं, एंड वॉन्टेड टू कन्वर्ट, और वो कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हिम उसका यानी कि बाघा का, इनटू अ क्रिश्चियन ईसाई, तो वो बाघा को ईसाई बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो। एट गोलबाग प्लेग्राउंड, गोलबाग प्लेग्राउंड में, ही सॉ उसने देखी, अ क्राउड एक भीड़, एंड केम टू नो और उसे पता चला, दैट के गांधी जी हैज़ अराइव्ड देयर, गांधी जी वहाँ आ पहुँचे हैं। हियर गांधी जी स्पोक, यहाँ गांधी जी ने बोला, भाषण दिया, अबाउट अनटचेबल्स, अछूतों के बारे में, होम जिनको के, ही कॉल्ड वो पुकारते थे, हरिजन्स, तो ये नाम गांधी जी ने दिया, हरिजन यानी ईश्वर के लोग, हरि मीन्स ईश्वर, जन मीन्स लोग। ऑन हियरिंग द स्पीच, भाषण को सुनकर, ऑफ गांधी जी, गांधी जी के, बाघा वॉज हैप्पी, बाघा खुश था, दैट के इफ़ द फ्लश सिस्टम कम्स, अगर फ्लश सिस्टम आता है, जो आजकल हमारे यहाँ टॉयलेट्स होते हैं तो उसमें फ्लश सिस्टम होता है, हम लोग जाते हैं और फिर फ्लश चला देते हैं तो सफाई हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि सारे जो गंदगी है हम लोगों की, तो ये साफ़ करनी पड़ती थी, मैनुअल काम होता था, हाथ से सारी गंदगी उठानी पड़ती थी। तो बाघा खुश है कि अगर फ्लश सिस्टम आ जाता है, ही विल बी लिबरेटेड, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, फ्रॉम क्लीनिंग द लैट्रिन, तो वो जो सुबह लैट्रिन साफ़ करता है, सुबह क्या पूरे टाइम ही करता है लैट्रिन को साफ़, तो उस काम से उसको मुक्ति मिल जाएगी अगर फ्लश सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है वो है कुली। कुली वॉज पब्लिश्ड, कुली प्रकाशित हुआ, इन 1936, 1936 में, लाइक अनटचेबल, अनटचेबल की तरह। कुली इज़ ऑल्सो अ स्टोरी, कुली भी एक कहानी है, ऑफ अ 14 years यंग बॉय, मुन्नू 14 साल के युवा लड़के मुन्नू की, हु लिव्स जो रहता है, एट बिलासपुर, बिलासपुर में, अराउंड कांगड़ा हिल्स, कांगड़ा पहाड़ियों के चारों ओर, कांगड़ा पहाड़ियों के पास में ही है ये जगह, ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की। हिज अंकल उसके चाचा जी, टेक्स हिम ले जाते हैं उसको, टू श्यामनगर, श्यामनगर को, वेयर जहाँ, ही वर्क्स वो काम करता है, विद बाबू नाथुराम, बाबू नाथुराम के साथ। ही वॉज द सब अकाउंटेंट, तो ये जो बाबू नाथुराम हैं वो एक सब अकाउंटेंट यानी कि एक असिस्टेंट अकाउंटेंट, आप उनको लेखाकार कह सकते हैं, एट इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में ये अकाउंटेंट हैं। हिज उनका वाइफ, उनकी पत्नी, ट्रीट्स व्यवहार करती है मुन्नू के साथ, बैडली बुरे तरीके से। द कपल हैज़ अ यंग डॉटर, इस कपल का
की एक छोटी बेटी है शीला। एंड मुन्नू एंटरटेन्स हर, और मुन्नू उसका मनोरंजन करता है विद मंकी डांस, बंदर की तरह नृत्य करके। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग मंकी डांस करते हुए, ही बाइट्स, वो काट लेता है, द गर्ल, लड़की को, एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से। द पेरेंट्स बीट हिम, तो लड़की के माता पिता उसको बहुत पीटते हैं। ही फ्लीज अवे, वो भाग जाता है। एंड रीचेस, और पहुंचता है दौलतपुर। इन द ट्रेन में, ही मीट्स, वो मिलता है प्रभा दयाल से। ही गिव्स हिम वर्क, वो उसको काम देते हैं। इन द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। बट द फैक्ट्री इज़ क्लोज्ड, लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाती है। एंड प्रभा इज़ ऑल्सो रुइंड, और प्रभा भी बर्बाद हो जाता है। विद ट्रैवलिंग सर्कस, यानी घूमते हुए सर्कस के साथ, सर्कस एक जगह तो रहते नहीं हैं, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, तो ऐसे ट्रैवलिंग सर्कस के साथ मुन्नू अराइव्स, मुन्नू पहुंच जाता है एट बॉम्बे। एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद रतन, और रतन से मिलता है। बर्ली वर्कर, तो बर्ली का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्कर है, वो काम करने वाला है। ही गेट्स वर्क इन द फैक्ट्री, वो उसको फैक्ट्री में काम मिल जाता है। बट लॉस्ट इन द सिटी, लेकिन शहर में वो खो जाता है। ही मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। एंड एन एंग्लो इंडियन लेडी, और एक मतलब अंग्रेज़ भारतीय महिला, रेस्क्यूज़ हिम, उसको बचाती है। एंड टेक्स टू शिमला, और उसको शिमला ले जाती है। ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ सर्वेंट, वहाँ वो एक सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह काम करता है। बट ही शोज़, लेकिन उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं द साइंस, संकेत, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के। इसका जिक्र पहले भी आया है, ट्यूबरक्लोसिस का। बहुत गंभीर बीमारी हुआ करती थी ये एक समय पर, इसका इलाज नहीं था, लेकिन आज इसका इलाज है। तो इसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है मुन्नू को। एंड डाइज, और वो मर जाता है एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की अवस्था में। नेक्स्ट वर्क है टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड, यानी दो पत्तियां और एक कली। डिपिक्ट्स द लाइफ, डिपिक्ट्स यानी बताता है, वर्णन करता है, ये जो नॉवल है, जीवन का, किसके जीवन का, ऑफ द लेबरर्स, मजदूरों का, एट द आसाम टी प्लांटेशन, आसाम के जो चाय बागान हैं उनमें। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1937, तो ये जो नावल है, उपन्यास है, ये पब्लिश हुआ 1937 में। दे लीड वेरी पैथेटिक लाइफ, दे लीड, वो बिताते हैं, कौन, जो आसाम के चाय बागानों के मजदूर हैं, वो बिताते हैं वेरी पैथेटिक लाइफ, बहुत ही दयनीय जीवन। मज़दूरों का जीवन तो खैर कहीं भी आसान नहीं होता, चाहे वो आसाम के चाय बागानों में हों, चाहे किसी फैक्ट्री के मज़दूर हों, सभी जगह मेहनत है। दे आर ट्रीटेड, उनके साथ व्यवहार किया जाता है वेरी बैडली, बहुत बुरा, बाय द ब्रिटिश ओनर्स, जो अंग्रेज़ मालिक हैं उनके द्वारा। गंगा, अ पंजाबी फार्मर, गंगा एक पंजाबी किसान हैं, फ्रॉम होशियारपुर, वो होशियारपुर से, गोज़ टू आसाम, आसाम जाता है, टू अर्न, कमाने के लिए, हिज लाइवलीहुड, अपनी जीविका। हिज वाइफ सजनी, उसकी पत्नी है सजनी। एंड हिज डॉटर लैला, और उसकी बेटी है लैला, ऑल्सो जॉइन हिम, वो भी उसके साथ जाती हैं दोनों। बीइंग फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ लैला, तो जो लैला है लड़की, वो युवा है, तो वो खूबसूरत है, तो फैसिनेट मतलब कि मंत्रमुग्ध हो जाता है, लालायित हो जाता है उसकी खूबसूरती से, लैला की खूबसूरती से। कौन, द ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज़ अफसर, रेगी हंट, ये उसका नाम है, चेजर, वो उसका पीछा करता है लड़की का। हर फादर ट्राइज, उसका पिता कोशिश करता है, टू सेव हर, उसको बचाने की। एंड इज़ शॉट डेड, और उसको गोली मार दी जाती है पिता को। हिज वाइफ सजनी ऑल्सो डाइज ऑफ अ डिसीज़, उसकी पत्नी जो जिसका नाम सजनी है, वो भी एक बीमारी से मर जाती है। रेगी हंट वॉज ट्राइड,
यानी रेगी हंट पर मुकदमा चलता है, बट सेट फ्री, लेकिन उसको आज़ाद कर दिया जाता है बाय द इंग्लिश ज्यूरी, अंग्रेज जजों के द्वारा। ज्यूरी मतलब एक ग्रुप होता है जजेस का, बेंच होती है। दस द नॉवल इज़ द पैथेटिक रिविलेशन, इस प्रकार ये जो उपन्यास है वो एक पैथेटिक यानी कि दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, रिविलेशन यानी डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का, ऑफ द पुअर, गरीबों का, एंड हेल्पलेस, और असहायों का, लेबरर्स, मजदूरों का, गरीब और असहाय मजदूरों का, बाय द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो कैसे गरीब और असहायों का शोषण करते थे अंग्रेज़ लोग, वो दिखाता है ये नावल। ऐसा नहीं है कि अब शोषण नहीं होता, अभी भी होता है गरीब असहायों का शोषण, यानी जो कमज़ोर है उसका शोषण तो हर जगह होता है। इसलिए ताकतवर बनिए, नॉलेज गेन कीजिए और मेहनत कीजिए। आगे देखते हैं द ट्रायलॉजी। ये ट्रायलॉजी है, ट्रायलॉजी मतलब 3 का ग्रुप होता है। तो ये एक नावल है जो 3 पार्ट में लिखा हुआ है, 3 भागों में लिखा गया है। तो इसका पहला भाग है द विलेज, दूसरा भाग है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और तीसरा भाग है सोर्ड एंड द सकल। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये जो पुस्तक है 3 भागों में विभाजित है। डीलिंग विद 3 पार्ट्स, जो कि डीलिंग विद मतलब जो वर्णन करती है 3 भागों का, ऑफ लाल सिंह लाइफ, लाल सिंह के जीवन का, हिज बॉयहुड, उसका लड़कपन, यूथ, युवावस्था, एंड अर्ली मैनहुड, और उसका जो पुरुषत्व है उसका वर्णन करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। 1914 से 1918 के बीच हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको मालूम ही होगा। अप टू द पोस्ट वॉर पीरियड, वहाँ से लेकर पोस्ट वॉर पीरियड तक, यानी युद्ध के बाद की जो अवधि है वहाँ तक। द विलेज, तो ये इसका जो पहला भाग है द विलेज, वो पब्लिश्ड इन 1939, जो कि पब्लिश हुआ था 1939 में। डेपिक्स, वो वर्णन करता है लाल सिंह बॉयहुड डेज, लाल सिंह के लड़कपन के दिनों का। ही लिव्ड, वो रहा करता था, एट द विलेज नंदपुर इन पंजाब, पंजाब के नंदपुर गांव में। ही इज़ डिफरेंट, वो अलग है, फ्रॉम द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से, ऑफ द विलेज, गांव के। ही अपोजेज, वो विरोध करता है, द क्रूअल्टी, निर्दयता का, इनजस्टिस, अन्याय का, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और शोषण का, ऑफ द पुअर, गरीबों का, डन, जो कि किया जाता है, बाय द रिच, अमीरों के द्वारा। ही इज़ ह्यूमिलिटेटेड, उसका मतलब कि अपमान किया जाता है, बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा, फॉर द कटिंग ऑफ हिज लॉन्ग हेयर, किस लिए अपमान किया जाता है, क्योंकि अब उसने अपने लंबे बाल काट लिए। दूसरा पार्ट है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। इट डिस्क्राइब्स, ये वर्णन करता है, लालूज एक्सपीरियंस, लालू के अनुभव का, लालू मतलब कि वही लालचंद, लाल सिंह, उसके अनुभवों का, एज अ सेपॉय इन द इंडियन आर्मी, यानी एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना के, फाइटिंग, लड़ते हुए, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के बिहाफ पर, ब्रिटेन की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से, अगेंस्ट जर्मन्स, जर्मनी के खिलाफ, इन फ्रांस, फ्रांस में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध में। तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, इसलिए यहाँ ये वाला फर्स्ट गलत है, काट दीजिएगा। वैन ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम द वॉर, जब वो वापस आता है युद्ध से, ही फाइंड्स, तो वो पाता है, दैट के हिज फैमिली, उसका परिवार, इज़ रुइंड, बर्बाद हो गया है, एंड हिज पेरेंट्स आर डेड, और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। द सोर्ड एंड द सकल, ये थर्ड पार्ट है इसी बुक का। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ पीजेंट मूवमेंट, इट टेल्स द स्टोरी, ये कहानी सुनाता है, ऑफ द राइज, राइज मतलब कि उदय, ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन के, इन अवध, यूपी में। तो अवध में किसानों का जो आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन के उदय की कहानी सुनाता है ये नावल। इन 1920-21, 1920-1921 में। इट डील्स विद,
ये वर्णन करता है सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का, स्पेसिफिकली विशेष रूप से द राइज ऑफ कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म का यानी साम्यवाद का जो उदय हुआ उसका वर्णन करता है। ही ऑफर्स हिज हेल्प, वो मदद करता है टू द पीजेंट्स, किसानों की, यानी वो ऑफर करता है, मदद करने के लिए आगे आता है किसानों की, टू गेन देयर लिबर्टी, कि वो प्राप्त कर सकें अपनी आज़ादी, फ्रॉम स्लेवरी, ग़ुलामी से। हिज एक्सपीरियंसेस, उसके अनुभव, हैव ट्रांसफॉर्म्ड हिम, उसको बदल चुके हैं, उसके अनुभवों ने उसको बदल दिया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल देना। नाउ ही इज़ अ लर्नेड मैन, अब वो एक लर्नेड यानी कि विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ही स्टेप्स इनटू अ न्यू लाइफ, वो कदम रखता है एक नए जीवन में, ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। ही रेजेस, वो उठाता है, हिज स्ट्रॉन्ग वॉइस, अपनी जोरदार आवाज़, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ। द बिग हार्ट, ये अगला वर्क है। द बिग हार्ट वॉज रिटन, द बिग हार्ट लिखा गया बाय मुल्क राज आनंद के द्वारा इन 1945, 1945 में। इट शोज़, ये दिखाता है, द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, बिटवीन मशीन, मशीनों के बीच में, एंड द ग्रुप ऑफ कॉपर स्मिथ्स एंड तहसीलदार्स, और जो समूह हैं कॉपर स्मिथ्स का, यानी जो लोहार का या धातु का काम करते हैं, उनके बीच में, और तहसीलदार, इनका संघर्ष है। यानी जो मशीनें आई हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में आई हों, उन्होंने लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं। आप यहाँ तक कि देखिए, बैंक में पहले कितने सारे क्लर्क काम किया करते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर आए हैं तब से वहाँ स्टाफ कम हो गया है, रिक्वायरमेंट स्टाफ की कम हो गई है, तो नौकरियाँ लोगों की चली गई हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई कंप्यूटर्स को नहीं अपनाएंगे, बिना कंप्यूटर के काम करेंगे, सारा काम मैन्युअल करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। वापस तो नहीं हम जा सकते उस युग में, लेकिन ये एक नई समस्या है जो मशीनों ने पैदा की है इंसानों के लिए, कि उनके रोजगार छिन गए हैं। तो यही समस्या यहाँ भी दिखाई गई है इस नावल में। इन द नावल, इस उपन्यास में, द अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, कॉज्ड बाय द मशीन, जो कि मशीनों के द्वारा पैदा की गई है, इज़ वेल रिफ्लेक्टेड, उस पर, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है विचार करना, तो उस पर अच्छे तरीके से विचार किया गया है। इट इज़ अ ट्रेजिक नावल, ये एक त्रासदी से भरा हुआ उपन्यास है। अनंता हु डिफेंड्स द यूज़ ऑफ मशीन्स, अनंता जो कि डिफेंड करता है, पक्ष लेता है मशीनों के प्रयोग का, इज़ किल्ड, उसको मार डाला जाता है, बाय रायला हु वॉज अ ड्रिंक कार्ड, जो कि एक शराबी है। अगला वर्क है सेवन समर्स। सेवन समर्स वॉज फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन हिज स्टूडेंट लाइफ। तो ये जो बुक है पहले ड्राफ्ट की गई, लिखी गई मुल्कराज आनंद के द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में एट लंदन यूनिवर्सिटी। बट लेकिन इट वॉज पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुई इन 1951, 1951 में। इट इज़ अ मेमोयर, ये एक मेमोयर यानी कि संस्मरण है। अभी आगे जब आपको पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ प्रोज, तो उसमें मेमोयर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक संस्मरण है, बिकॉज, क्योंकि, इट टेल्स, ये बताता है, द फीलिंग्स, भावनाएं, एंड इंसिडेंट्स, और घटनाएं, ऑफ हिज फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ, उसके जीवन के पहले 7 सालों की। तो जब आप मेमोयर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं इसका कि जो मुल्कराज आनंद का सेवन समर्स है वो एक मेमोयर है, क्योंकि ये उनके जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में बताता है। ही रिकॉल्स हिज हाईली रिलीजियस मदर,
ही रिकॉल्स वो याद करते हैं, हिज हाईली रिलीजियस मदर अपनी बहुत धर्मनिष्ठ धार्मिक माँ को, हिज डोमिनेटिंग फादर अपने डोमिनेटिंग फादर, डोमिनेटिंग कौन होते हैं, जो कि हावी होते हैं। अक्सर भारतीय जो परिवार हैं उसमें फादर डोमिनेटिंग ही होते हैं। माँ अक्सर धार्मिक होती हैं और पिता अक्सर डोमिनेटिंग होते हैं। वो क्योंकि वो ज़रूरी भी है एक परिवार में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए फादर का डोमिनेटिंग होना ज़रूरी भी है। तो यहाँ भी वो मुल्क राज आनंद याद करते हैं अपने डोमिनेटिंग फादर को। हिज ब्रदर्स एंड हिज फ्रेंड्स अपने भाइयों को और अपने मित्रों को। ही कॉल्स इट वो इसको पुकारते हैं, यानी मुल्क राज आनंद इसको कहते हैं, अपने इस वर्क को क्या कहते हैं, हाफ कॉन्शियस आधा चेतन, एंड हाफ अनकॉन्शियस और आधा अचेतन चाइल्डहुड यानी बचपन। तो बचपन आधा चेतन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें सारी बातें तो बचपन की याद नहीं रहती, क्योंकि यहाँ उन्होंने फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ लाइफ अपने डिस्क्राइब किए हैं। तो हम 7 साल के थे तब की हमें कितनी घटनाएं याद हैं, आधी याद हैं आधी नहीं याद हैं। तो इसीलिए उन्होंने हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस बोला है। ही यूज्ड दिस ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव उन्होंने प्रयोग किया इस ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कि आत्मकथात्मक नरेटिव को यानी विवरण को, एंड पब्लिश्ड और इसको प्रकाशित किया बाय द नेम ऑफ मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस नाम से। तो जब ये मॉर्निंग फेस नाम से पब्लिश हुआ तो इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। आगे देखते हैं द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। तो द ओल्ड वुमेन एंड द काउ वॉज पब्लिश्ड इन 1960, ये 1960 में पब्लिश हुआ। इट इज़ द ओनली नावल, ये एकमात्र उपन्यास है विच हैज़ वुमन जिसमें कि एक महिला है नेम्ड गौरी, जिसका नाम है गौरी, एज अ सेंट्रल कैरेक्टर जो कि मुख्य किरदार है, यानी जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, मुख्य किरदार है। अक्सर मेल होते हैं, पुरुष होते हैं इनके उपन्यासों में, लेकिन ये जो नावल है इसमें मुख्य किरदार किसका है, गौरी, जो कि एक महिला है। गौरी एन ओबीडियंट जेंटल एंड मीक कैरेक्टर, गौरी एक ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, जेंटल विनम्र, मीक मतलब डरपोक कैरेक्टर है, पात्र है। इन द बिगिनिंग शुरुआत में, इज़ ट्रांसफॉर्म्ड वो परिवर्तित हो जाती है, इनटू अ वुमन एक महिला में, ऑफ हर ओन विल अपनी ही मनमानी करने वाली। शी इज़ इल ट्रीटेड उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बोथ बाय हर हस्बैंड एंड हर मदर इन लॉ दोनों के द्वारा, उसके पति के द्वारा भी और उसकी सास के द्वारा भी। शी फाइट्स वो लड़ती है, अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस यानी हर प्रकार के ऑपरेशन मतलब अत्याचार होता है, हर प्रकार के अत्याचार के खिलाफ वो लड़ती है। एंड गोज़ और चली जाती है, टू सिटी शहर को, टू लीड हर इंडिपेंडेंट लाइफ अपना आज़ादी का जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट है द मॉर्निंग फेस। द मॉर्निंग फेस डेपिक्ट्स, तो ये जो द मॉर्निंग फेस है ये वर्णन करता है ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक नैरेटिव वर्णन का, विवरण का, विच वॉज यूज्ड जिसका प्रयोग किया गया, बाय हिम उनके द्वारा, इन 7 समर्स। 7 समर्स में पहले इसकी बात हो चुकी है। ही डिलीवर्स द नैरेटिव वो इस विवरण को डिलीवर करते हैं यानी दिखाते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, इन सब्जेक्टिव मैनर, सब्जेक्टिव यानी आत्मिक आत्मकथात्मक मैनर में, इसका अपोजिट होता है ऑब्जेक्टिव मैनर। यूजिंग आई वो प्रयोग करते हैं आई प्रोनाउन का, एंड टेल्स और बताते हैं, अबाउट पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री राजनीति के बारे में और इतिहास के बारे में, ऑफ लेट इरा ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद के समय का। इट वॉज पब्लिश्ड इसका प्रकाशन हुआ था इन 1968 1968 में। द नावल मॉर्निंग फेस वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये जो नावल है मॉर्निंग फेस
इसने जीता साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 1971 में। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इनके नॉवल मॉर्निंग फेस को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।